नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। बस्ती जिले के कोतवाली थाने में एक फर्जी हॉस्पिटल चलाया जा रहा था। शिवा नाम का हॉस्पिटल बिना लाइसेंस के संचालित हो रहा था, जिसके बाद जिला प्रशासन को सूचना मिलते ही अस्पताल पर छापेमारी की गई। बता दें कि इस अस्पताल में बिना डॉक्टरों के गंभीर बीमारी के मरीजों की इलाज किया जा रहा था। 18,000 रुपए आईसीयू का चार्ज था। वहीं पर छापेमारी के दौरान मौके से कई ऑक्सीजन के सिलेंडर भी बरामद किए गए हैं। वहीं पर अभी हॉस्पिटल के मालिक की तलाश जारी है। इस हॉस्पिटल की ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि ना तो यहाँ पर डॉक्टर हैं और ये जो है बिना रजिस्ट्रेशन के जो है हॉस्पिटल जो है चला रहे हैं। इसी शिकायत पर यहाँ छापा मारा गया और शिकायत सही पाई गई है। इसके पहले भी इसकी जांच हुई थी। इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और मौके पर भी यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं पाया गया। एक मरीज़ जिसकी हालत काफ़ी ख़राब है उस मरीज़ को इन्होंने भर्ती किया है, जबकि यहाँ लगातार देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। कोरोना महामारी अब शहर से लेकर गांव तक पहुंच चुकी है। बता दें कि इसी को लेकर हमारी संवाददाता ममता भारद्वाज ने गांव में कोरोना की स्थिति से रूबरू कराया है। पंचायत चुनाव के बाद से ही कोरोना गांव में पैर पसार चुका है। वहीं इसका जायजा लेने हमारी प्राइम टाइम टीवी की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर गांव की स्थिति को देख रही है। ममता भारद्वाज आगरा के गांव कुंडोल में जा पहुंची और वहां के ग्रामीणों से कोरोना को लेकर खास बातचीत की है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का। मेरे यहाँ जो पिछली 8 अप्रैल को बड़े भाई साहब को सांस लेने में दिक्कत हुई, तो कि मेरे पास सांस लेने में दिक्कत है, मैं यहाँ से लेकर गया जीआर हॉस्पिटल। तो वहाँ पे उनका सीटी कराया थोरेक्स, तो उसमें पता चला कि उसमें 50 to 55% लंग्स पेरेन्काइमा इन्वॉल्वमेंट था। कोविड के उसमें सिम्टम्स थे उनमें, तो उन्हें ऑक्सीजन लगाकर उसमें रखा। उसके बाद ऑक्सीजन सैचुरेशन जैसे ही कम हुआ तो थोड़ा सा चिंता का विषय है, जो क्योंकि एवरेज जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 95 होना चाहिए हेल्दी आदमी का, 90 मोर देन 95। उनका कम लगा तो उसके बाद मैंने जेपी हॉस्पिटल नोएडा में बेड की व्यवस्था करी, वहाँ पे मैंने एडमिट करा दिया। लेकिन पूरे एक हफ्ते में उनकी तबीयत सुधरने के बजाय बिगड़ती गई और 18 अप्रैल को वो एक्सपायर हो। मेरे गांव में करीब कोरोना से 24-25 के आसपास मौतें हो चुकी हैं। आपके घर में भी मेरी वाइफ कोरोना में ही एक्सपायर हुई हैं और मेरे 2 बेटे, एक भतीजा पॉजिटिव है। स्वास्थ्य गवर्नमेंट की ओर से कोई सुविधा आज तक नहीं इस गांव को उपलब्ध हुई है। नहीं कोई सैनिटाइजिंग वगैरह या टीका वगैरह या टेस्टिंग वगैरह की कोई भी सुविधा नहीं है। कोई भी टीम नहीं आई यहाँ पर टेस्टिंग कोई करने? टीम नहीं आई है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो करीब 2 महीने से बंद ताला पड़ा है। उसमें शुरू में वैक्सीन लगी थी उसमें, लेकिन 2 महीने से वहाँ भी ताला पड़ा हुआ है। कोरोना जैसी महामारी अब तक शहरों में ही बिछड़ी थी और अब शहर से लेकर गांव देहात तक पहुंच चुकी है। पंचायत चुनाव के बाद से ही ये बीमारी शहर से लेकर के गांव तक इस कोरोना नामक दानव ने अपने पैर पसार दिए हैं। आपको बता दूं कि अब तक प्राइम टीवी की टीम ने शहरों का हाल दिखाया कि किस तरह कोरोना से संक्रमित लोग परेशान थे, कि क्या कुछ स्थिति थी। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाई। इसी कड़ी में आज हमारी प्राइम टीवी की टीम शहर से लेकर हम लोग गांव के ओर बढ़ लिए हैं। गांव का हाल दिखाने के लिए क्या कुछ हालात हैं गांव देहात के, इस स्थिति से आपको रूबरू कराने के लिए हमारी प्राइम टीवी की टीम देहात में पहुंच चुकी है। इस समय हम मौजूद हैं आगरा के गांव कुंडोल में। यहाँ हम मौजूद हैं आगरा के गांव कुंडोल के एक स्वास्थ्य केंद्र पर, जहां एक उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। यहाँ हम मौजूद हैं। अब मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूँगी कि इस तरह की महामारी फैली हुई है, उसके बावजूद यहाँ देखिए किस तरह स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटका हुआ है, कि किस तरह ये स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य विभाग है, किस तरह कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, जो कि इस तरह की इतनी महामारी फैलने के बावजूद यहाँ अब तक इनकी नींद खुलने का नाम नहीं ले रही। जबकि इस गांव में 30 से 35 लगभग के लोगों की यहाँ कोरोना संक्रमित होने के बाद मौतें भी हो चुकी हैं। यहाँ लोग मर भी चुके हैं। बावजूद इसके बाद में भी जब हमने ग्रामीणों से कुछ बातचीत की तो उन्होंने भी बताया कि यहाँ
ना तो ग्राम प्रधान के द्वारा कोई सैनिटाइजर का काम कराया गया, ना कोई यहाँ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमारी कोई ना टीकाकरण का कोई व्यवस्था की गई, ना तो हमारी कोई जांचें की गई। हम लोगों ने खुद स्वयं जाकर के अपनी जांचें कराई हैं। उसके बाद जो पॉजिटिव हमारे जो व्यक्ति निकले हैं उनको हमने अपने तरीके से ही घरों में, एक दूसरे घरों में उनको क्वारंटाइन करके रखा है। तो इस तरह की ये घोर लापरवाही है गांव देहात में, जो कि हमारी टीम लगातार ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट से इस तरह की चीज़ों को रूबरू आप लोगों तक पहुंचाती है, इस स्थिति से आपको रूबरू कराती है। तो प्राइम टीवी की लगातार टीम का यही अपील है कि आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, 2 गज की दूरी अपनाइए, मास्क लगाइए, तभी कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। आगरा से ममता भारद्वाज। तो ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह से बदहाल हैं। वहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो स्वास्थ्य केंद्र हैं ताले लटक रहे हैं, वहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। तो ऐसे में इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा। अगली खबर का रुख करेंगे बुलंदशहर में। सिकंदराबाद क्षेत्र के नूरपुर गांव में प्रधानी चुनाव में रंजिश की वजह से 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस विवाद की जानकारी मिलते ही गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। साथ ही अब गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। कोरोना की दूसरी लहर ने काफी ज्यादा नुकसान किया है। कोरोना महामारी में लोगों की मदद करने के लिए बॉलीवुड के कलाकार भी लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद और कवि कुमार विश्वास कोरोना संक्रमितों की मदद के लिए हर तरह की कोशिशें कर रहे हैं। लोगों को मदद देने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है। संक्रमित मरीजों की मदद के लिए रायबरेली के एक गांव के स्कूल में कोविड अस्पताल का निर्माण किया गया। बता दें कि कवि कुमार विश्वास ने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए 200 पैकेट दवाओं की किट भेजी है और आगे भी सहयोग करने का आश्वासन दिया है। रायबरेली जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सहजौला ग्राम सभा, इसी गांव में स्थित डीटीएम पब्लिक स्कूल, जहां प्रख्यात कवि पंकज जी ने विभिन्न संस्थाओं से सहयोग लेकर, जिसमें कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद, प्रख्यात कवि कुमार विश्वास और मालिनी अवस्थी जी से सहयोग लेकर इसी गांव में एक कोविड हॉस्पिटल बनाया है। आइए जानते हैं पंकज जी से कि ये विचार इनके मन में कहाँ से आया। पंकज जी। जी, ये विचार मुझे तब आया जब मीडिया पूरा लगातार 24 घंटे दिखा रहा था कि कैसे हॉस्पिटल के सामने लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे थे, किस तरह से लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे थे, L2 L3 के चक्कर में आदमी पड़ करके जान गंवा रहा था। तो बड़ी विषम परिस्थितियाँ थी उस वक्त की। तो उस वक्त मैं कोविड पॉजिटिव था और मैं क्वारंटीन था। तो मैंने सोचा कि इतनी विकट स्थिति है और हम लोग क्या अपने गांव के लिए नहीं कुछ कर सकते हैं। तो उस वक्त हमने सोचा कि शहर के लोग तो फिर भी बच जाते हैं, काफ़ी अवेयर होते हैं वो लोग। गांव में उतनी अवेयरनेस नहीं है, अभी भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, मैंने देखा। तो अवेयरनेस की बड़ी कमी है। और जैसे भाई शहर में सबको पता है कि ऑक्सीमीटर ले आओ और ऑक्सीजन चेक करते रहो, कम हो जाए तो हॉस्पिटल से कांटेक्ट कर लो, डॉक्टर के पास चले जाओ। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ऑक्सीमीटर की बड़ी कमी है, बड़ी किल्लत है। हो सकता है कि प्रशासन प्रोवाइड करा रहा हो, लेकिन उसके बावजूद हर घर में ऑक्सीमीटर नहीं है। तो मेरी कोशिश थी कि हम कोई ऐसा सेंटर बनाएं जहां पर हम ग्रामीणों का ऑक्सीजन भी चेक कर सकें, उनकी पल्स चेक कर सकें, उनका टेम्परेचर चेक कर सकें और साथ में हम उनको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर सकें। तो ये मुहिम बड़े छोटे स्तर से शुरू हुई थी। मैंने कुछ कोविड किट्स मेडिकल स्टोर से जा करके बनवाई थी, जो भी WHO का प्रोटोकॉल है उसके तहत, जिसमें आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, डोलो और आपका लिमसी और जिंकोविट और जो है आपका विटामिन डी, पेंटॉप डी, इस टाइप की सारी दवाएं तो मैं बांटा करता था। तो मुझे लगा कि अगर मुझे बाहर से बड़ी मदद कुछ ऐसी मिल जाए तो मैं इस मुहिम को एक बड़ी मुहिम में तब्दील कर सकता हूँ। मैंने, जैसा कि आप जानते हैं, मैं बड़ा सक्रिय हूँ सोशल मीडिया पे। तो मैंने ट्वीट किया था सबसे पहले डॉक्टर कुमार विश्वास जी को कि मैं रायबरेली में कुछ कोविड केयर और हेल्प सेंटर बनाना चाहता हूँ।
और मैं आपकी मदद चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है पंकज कुसुम, मैं पूरी मदद करूँगा, मैं आपको कोविड केयर किट दे दूँगा जिसमें WHO प्रोटोकॉल के तहत सारी दवाएँ इसमें रहेंगी। उन्होंने मुझे किट्स प्रोवाइड करा दी, मुझे किट्स मिल गई, मैं बड़ा खुश हुआ। उसके बाद मैंने सोचा कि क्या छोटे से गाँव में भी कंसंट्रेटर आ सकता है, बड़े बड़े शहरों में तो आ रहा है, बड़े लोगों घर में आ रहा है, कंसंट्रेटर मिल नहीं रहा। तो मैंने बड़ी कोशिश करी कहाँ से ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। देखा तो ब्लैक में मिल रहा है, कहीं 1.5 लाख का कोई बता रहा है, कोई 2.25 लाख का बता रहा है। तो बड़ी स्थिति खराब थी। मैंने फिर सोनू सूद जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका बड़ा प्रशंसक रहा हूँ, तो मैंने उनको ट्वीट किया और कहा कि मुझे तो किट्स मिल गई हैं, अगर कंसंट्रेटर मिल जाएँ तो हम लोग छोटा मोटा केयर सेंटर अपने गाँव में बना सकते हैं। और उन्होंने उस ट्वीट को कई लोगों ने रीट्वीट किया, डॉक्टर कुमार विश्वास ने भी किया, और उसके बाद फाइनली उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको कंसंट्रेटर दे रहे हैं, और विदिन 20 आवर्स वो हमारे लखनऊ में डिलीवर भी हो गए। ये दोनों लोग इनके साथ में आए हैं। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया है, वहीं डॉक्टर कुमार विश्वास, हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं, ये दवाइयाँ हैं जो कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए डॉक्टर कुमार विश्वास ने भिजवाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर थर्मल स्कैनर रखा है, ऑक्सीमीटर रखा है, और पीपी किट पहने हुए कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अहमद जी, कितने घंटे की ड्यूटी आप करते हैं यहाँ पे? इस भीषण गर्मी में भी 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, और ये 4 बेड का कोविड हॉस्पिटल बना है जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, कंसंट्रेटर भी है। डीटीएम पब्लिक स्कूल के ही कमरों में ये 4 बेड का, ताकि ऑक्सीजन के अभाव में किसी की मौत न होने पाए। कहीं न कहीं इनके इस प्रयास से देश के माथे का तिलक और भी गहरा होता है। कैमरामैन। वहीं कोरोना महामारी के इस गंभीर समय में रायबरेली में शहरवासियों को बड़ी राहत मिली है। यहां के अस्पताल में अब कोविड मरीजों को बेड की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। जिला प्रशासन की ओर से एक निजी अस्पताल में कोविड केयर सेंटर भी बनाया गया है। यहां पर रोगियों की हर सुविधा को ध्यान में रखकर सारे इंतजाम किए गए हैं। कुल 40 लोगों का स्टाफ यहां पर तैनात है। डॉक्टरों का कहना है कि मरीजों को हर संभव मदद दी जाएगी। मैं फिलहाल अभी रायबरेली के लिए कोविड कमांड सेंटर के लिए एक छोटा सा इनिशिएटिव मैंने लिया है, जिसमें हमारे पास मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर मनीष सिंह का गाइडेंस है हमारे पास, और ग्राउंड स्टाफ के लिए मैंने पूरा ही वर्क किया है। कितने बेड का है कोविड हॉस्पिटल? ये लगभग हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से 10 दिया गया है, लेकिन फिर भी हम इसको बढ़ाने की स्थिति में अभी भी मौजूद हैं, और जैसी स्थिति रहेगी, जैसा गवर्नमेंट का हमारे पास आदेश होगा, निर्देश होगा, वैसे ही हम अपना बेड। टोटल हमारे पास 40 लोगों की टीम है। लगभग हमारे पास 15 डॉक्टर हैं और 8 पैरामेडिकल स्टाफ। जहां देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है, वहीं जालौन में एक ऐसा गांव है जहां पर अभी तक कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। ये गांव कोंच तहसील का घुसिया और महंत नगर है, जहां की आबादी 2500 के ऊपर है, लेकिन गांव के लोग अभी तक इस महामारी से बचे हुए हैं, जिसका मुख्य कारण यह है कि यहां के लोग इस संक्रमण से बचाव के तरीके भी अपना रहे हैं। इस गांव के लोग सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं और खुद ही गांव में होम आइसोलेट रहते हैं। गांव में लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम निरीक्षण के लिए पहुंचती है। बता दें कि जालौन में पिछले कई दिनों से कोरोना के मामलों में कमी आई है, जिसका मुख्य कारण सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू लगाया जाना बताया जा रहा है, जिस कारण ग्रामीण इलाके के लोग बाजार और दूर दराज के इलाकों में आ जा नहीं पा रहे। इसी के चलते लोग संक्रमण से भी बचे हुए हैं। बता दें कि बीते दिनों हुए पंचायत चुनाव के बाद से गांव में तेजी से कोरोना संक्रमण फैला था, लेकिन कोरोना कर्फ्यू लगाए जाने के बाद में इसमें कमी देखी गई है। जी, मेरा नाम आशीष चतुर्वेदी है। मैं ग्राम घुसिया का निवासी हूँ। मेरे गांव में शासन के द्वारा टीमें भेजी गई हैं। अभी तक कोरोना से कोई संक्रमित नहीं हुआ है। जिसको हल्का फुल्का फीवर आया उसके दवाई उपचार किया गया है। लोगों को जागरूक किया गया है इसके प्रति, और विशेष तौर पर सब लोग मास्क का पालन कर रहे हैं, सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं। इसके लिए हम लगातार निगरानी समिति, एएनएम और आशा के माध्यम से गांव-गांव में प्रत्येक घर में जाके हमारी निगरानी समिति एएनएम आशा घर घर जाके भ्रमण करती है, और कोई भी लक्षण युक्त व्यक्ति पाए जाने पे उसकी सूचना हमें देती है, जिससे कि हम उस गांव में वहाँ पे
किट उपलब्ध कराते हैं और दवा देते हैं। और यदि व्यक्ति होम आइसोलेशन लायक होता है, होम आइसोलेशन की शर्तें पूरी करता है, तो हम उसको होम आइसोलेशन करते हैं। और यदि कोई गर्भवती औरत या 60 साल से ऊपर का व्यक्ति है तो हम उसको L1 सेंटर में भेजते हैं, या किसी भी को भी अगर दिक्कत है तब भी हम L1 L2 के हिसाब से। वहीं बुलंदशहर में नुमाइश ग्राउंड फ्लाईओवर के पास में एक ऑटो और गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में दोनों ही गाड़ी चालक को गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा गाड़ी में सवार लोगों को भी गंभीर चोटें आई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर पुलिस ने फौरन घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। मैं अपनी साइड में आ रहा था, इनने दारू पी रखी थी, एक साथ आया मेरी तरफ को। मैंने बाइक बचाने की कोशिश करी, बाइक वाले को मैंने बचा दिया, एक दहांदी जी ने टक्कर मार दी। किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था? छोटे हाथी से। अच्छा, कितने जने बैठे थे ऑटो में? मेरी गाड़ी में 3 सवारी थी, मात्र चौथा मैं था। चोट कितने की आई है? चोट एक तो बिल्कुल बेहोश है मेरा शरीर। वहीं शाहजहांपुर के रामचंद्र मिशन थाने में पुलिस का एक अलग चेहरा देखने को मिला है, जिसके चलते पूरे शहर में पुलिस के इस काम की खासा सराहना की जा रही है। शाहजहांपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक अनोखी शादी करवाई गई है। ये शादी घर के किसी मंडप या फिर मैरिज लॉन में नहीं, बल्कि एक पुलिस थाने में बने एक मंदिर में हुई है। बता दें कि कुछ दिनों पहले रामचंद्र मिशन क्षेत्र में एक बारात आई थी, जहां पर रात्रि में दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। झगड़े में वर पक्ष शादी छोड़कर बारात लेकर चला गया, जिसके बाद दोनों पक्ष थाना रामचंद्र मिशन पर आए। वहां पर मौजूद प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार ने दोनों पक्षों की बात को गंभीरता से सुना और उन्हें समझाया और मंदिर पर दूल्हा दुल्हन की शादी सकुशल संपन्न करवाई है। आरसी मिशन थाना अंतर्गत एक परिवार में विवाह था। लड़की का पिता कहीं बाहर रहता था, वो यहाँ आगे लड़की की शादी कर रहा था। लड़की के परिजनों और लड़के पक्ष में कुछ विवाद हो गया, कुछ झगड़े की स्थिति आ गई, जिससे लड़का पक्ष घबरा के वहाँ से भाग गए। बाद में लड़की के पिता ने थाना प्रभारी से रिक्वेस्ट किया कि सर हमारे यहाँ विवाह करवा दिया जाए। लड़के वाले तैयार नहीं हो रहे थे वहाँ जाने के लिए विवाद की वजह से। कि दोनों पक्षों को थाने पर आरसी मिशन थाने पर ला के बहुत लिमिटेड लोगों के साथ विवाह संपन्न कराया गया। इसमें प्रभारी निरीक्षक की भूमिका बहुत सराहनीय रही, संजय कुमार सिंह की। इन्होंने दोनों पक्षों को शांतिपूर्वक विवाह संपन्न। वहीं सोनभद्र पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पिपरी थाना क्षेत्र में रेलवे लाइन के पास में कुछ लोगों द्वारा हेरोइन तस्करी की जा रही थी, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा किए गए छापे में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 महिलाएं भी बताई जा रही हैं। इन तस्करों के पास से पुलिस ने कुल 258 ग्राम हेरोइन बरामद करते हुए NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और आरोपियों को जेल भेज दिया है। पिपरी अंतर्गत तुर्रा में रेलवे लाइन के किनारे जो झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है, वहाँ पे काफ़ी समय से ये शिकायत मिल रही थी कि वहाँ पे कुछ लोग हैं जो ड्रग्स का धंधा करते हैं। और इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक थाना पिपरी को वहाँ पे कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। कल थानाध्यक्ष पिपरी अंजनी कुमार राय और उनके साथ के अधिकारियों ने वहाँ पे 4 लोगों को पकड़ा है, जिनके नाम अब्दुल अंसारी, उत्कर्ष अंसारी और रोज़ा अंसारी जो कि उत्कर्ष की पत्नी है, और शरीफा खातून जो कि अब्दुल अंसारी की पत्नी है। और इनके कब्जे से लगभग 257 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। और ये लोग वहीं पे रेलवे लाइन के किनारे ये धंधा करते थे। और वहाँ पे कुछ और भी लोग हैं जिनको चिन्हित किया गया है और उनके विरुद्ध भी। वहीं औरैया के दिव्यापुर में ओवरब्रिज के पास में एक ट्रक अनियंत्रित होकर कई गाड़ियों से टकरा गया, लेकिन मौके से पुलिस को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचते हुए घटना की वजह से लगे जाम को खुलवाने की कोशिश की। साथ ही पुलिस रास्ते में फंसे हुए लोगों की भी मदद करती हुई नजर आई। औरैया के शहर कोतवाली इलाके में एक मकान में युवक ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद में लोगों ने पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी है। सूचना के बाद में पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और कार्रवाई शुरू करते हुए पुलिस ने मृतक के पास से सुसाइड नोट भी बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
आज दोपहर करीब 4:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि खानपुर चौराहे के पास अम्बे लॉज के बगल में एक त्रिपाठी जी का मकान है। वहाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर किराए पर रहने वाला एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है और जिसका नाम प्रभात कुमार बाजपेयी बताया जा रहा है, कानपुर का रहने वाला है, जो यहाँ ACC सीमेंट की एजेंसी में काम करता था और उसने आत्महत्या कर ली है। तो सूचना पर तत्काल कोतवाली पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची और शव को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। आगे सभी तथ्यों को दृष्टिगत रख कोरोना महामारी से लोग दिन रात लड़ रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए लोग खुद से कई तरीके के नुस्खे भी आजमा रहे हैं। आगरा में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए लोग पीपल के पेड़ का सहारा ले रहे हैं। इस तरह से लोग ब्लॉक बरौली अहिर के नोबती गांव में भी कर रहे हैं। यहां पर लोग सेहत में सुधार लाने के लिए पीपल के पेड़ के पास में भीड़ लगाते हुए दिखाई दिए। ग्रामीणों का कहना है कि अब पीपल के पेड़ों का रोपण भी किया गया है और पेड़ को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना जैसा दानव अब शहर से लेकर देहात में भी दस्तक दे चुका है। तो इसी को लेकर के और देहात में से लेकर शहर से लेकर जब देहात तक दस्तक दे चुका है और इसमें ऑक्सीजन को लेकर के काफ़ी किल्लत लोगों को उठानी पड़ रही है। शहर में ऑक्सीजन का भी लेवल काफ़ी कम हो गया है। इसी को लेकर आज हमारी प्राइम टीवी की टीम आगरा के नौबरी गांव में पहुंची है। यहाँ गांव के ही लोगों ने एक ऑक्सीजन को लेकर के, ऑक्सीजन की व्यवस्था को लेकर के एक अपना बहुत ही पुराना रवैया अपनाया है, बहुत ही पुराना एक नुस्खा अपनाया है, जिसको लेकर उन्होंने, जैसे कि कहा जाता है कि पीपल के पेड़ से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल मिलता है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा मिलती है पीपल के पेड़ से। तो यहाँ के हमारे साथ यहाँ कुछ ग्रामीण नौबरी गांव के मौजूद हैं। इन्होंने आज पीपल से किस तरह से ये पीपल से ऑक्सीजन अपना लेवल ठीक रख रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल को नहीं गिरने दे रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रही है इन्हें पीपल के पेड़ से। तो यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मुन्ना यादव। सर, आप यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे काफ़ी मात्रा में आप लोग यहाँ बैठे हैं और बताया गया काफ़ी दिनों से आप बैठे हैं और ये पीपल का पेड़ काफ़ी बरसों पुराना बताया है बुजुर्गों ने। तो इससे पहले तो आप इतना भारी मात्रा में यहाँ लोग इकट्ठे नहीं हुए, आप अब क्यों इकट्ठे होते हो? क्या कुछ कारण है, क्या मिलता है इससे आपको? ये इससे ऑक्सीजन मिलता है। ये यहाँ के जो नवनिर्वाचित प्रधान हैं श्री महिपाल यादव, उन्होंने पूरे गांव में मुहिम चला के सारे नौजवान बड़ बुजुर्ग सबको मतलब अग्रसर किया है और सबको बुला के लाते हैं। सुबह में यहाँ पे व्यायाम भी कराया जाता है, योगा टीचर भी बुलाए हैं प्रधान जी, और इससे काफ़ी लोगों के सुधार हुई है। पिछले दिनों 2 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई थी। उसके बाद ये प्रधान जी ने सारे गाँव को सैनिटाइज करवाया है 2 बार और उसके बाद अब सब लोग हम लोग पीपल के नीचे बैठ के व्यायाम करते हैं और बैठते हैं सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर। सुबह से आपका क्या कुछ प्रक्रिया रहती है, क्या कुछ आपका रूटीन रहता है कि कितने बजे से आप बैठते हैं और कब तक यहाँ रहते हैं आप सब लोग? सुबह हम लोग 6 बजे एकत्रित हो जाते हैं सारे गांव के लोग, लगभग 100-150 जो भी जितना लोग आए, और उसके बाद 6 से 7 व्यायाम होती है। और जिसको ज़्यादा तकलीफ़ है तो एक उस पर खाट भी रखी है, उस खाट पे जिसको ज़्यादा तकलीफ़ है उसको उसी पे रखा जाता है। बाकी लोग नीचे से अपना ऑक्सीजन लेते रहते हैं। जी, ये थे हमारे साथ यहाँ नौबरी गांव के कुछ ग्रामीण। इन्होंने हमें ये भी बताया कि ये काफ़ी समय से यहाँ जो नवनिर्मित प्रधान हुए हैं उन्होंने ये मुहिम चलाई है। जिस तरह देखा कि यहाँ गांव में लोगों से हम मिले और पीपल के नीचे किस तरह ये लोग बैठे हैं। यहाँ एक व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्हें पीपल के ऑक्सीजन लेने के लिए ये पीपल के ऊपर 15 दिन से चारपाई बिछाकर बराबर यहाँ निवास कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगी कि वो इनको दिखाएं कि वो किस तरह से पीपल के पेड़ के ऊपर खटिया डालकर बैठे हुए हैं। इस तरह लोग बराबर पीपल के पेड़ के नीचे ऑक्सीजन ले रहे हैं और यहाँ हमारे साथ ग्राम प्रधान भी मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं और हम इनसे बात करते हैं कि ये किस तरह इन्होंने ग्रामीणों ने जिस तरह बताया कि प्रधान जी का ही ये सहयोग है, प्रधान जी के द्वारा ही ये मुहिम चलाई गई है कि उन्होंने ही जानकारी दी कि पीपल के पेड़ के नीचे प्रॉपर ऑक्सीजन का लेवल मिलता है, ऑक्सीजन लेवल ठीक रहता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह इन्होंने ये मुहिम चलाई है, क्या इनके दिमाग में। सर, क्या नाम है? महिपाल यादव, प्रधान गाँव नौबरी। इस समय किस तरह आप ये काफ़ी बरसों पुराना पेड़ है, इससे पहले
पहले भी कभी लोग यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे क्या? ऐसा कभी ऐसे इतिहास में इतनी बड़ी बीमारी नहीं आई। इस समय बीमारी का जो प्रकोप हुआ है पूरे भारत में, इससे बुरी तरीके से लोगों की मौत हो रही है। ऑक्सीजन के कारण कई हमारे साथी भी जा चुके हैं, हमारे गांव में 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और प्रकृति की एक ऐसी चीज़ होती है कि ये नेचुरल होती है। और पीपल का वृक्ष जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो हमने इतिहास में भी पढ़ा है और पढ़ते आए हैं। तो हमने एक विचार किया कि पीपल के नीचे लोगों की मुहिम चलाएं, लोगों को बिठाएं, जिससे उनका ऑक्सीजन लेवल अच्छा भी रहेगा, स्वस्थ भी रहेंगे और कोरोना महामारी से बचा जा सकता है। क्योंकि सरकार के पास ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था है नहीं, इससे हमने ये देसी उपाय बनाया है। तो ये थे हमारे साथ गांव के प्रधान, जिन्होंने हमें बताया कि पीपल के पेड़ के नीचे से ऑक्सीजन लेवल ठीक रहता है, क्योंकि सरकार के पास तो कोई उपाय ही नहीं है। शहर में बराबर हाहाकार मचा हुआ है, किस तरह से लोग परेशान हैं, ऑक्सीजन ना मिलने से लोगों की मौतें भी हो रही हैं। तो इस तरह देख रहे हैं कि ग्रामीण भी किस तरह अपने बचाव के लिए, अपनी जान बचाने के लिए कैसे कैसे पुराने नुस्खों को, पुराने उपायों को कर रहे हैं। आगरा से और प्राइम टीवी की टीम हम लगातार गांव देहातों में भी जाकर ये मुहिम देख रही है, बराबर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रही है कि किस तरह लोग कोरोना से पीड़ित हैं और गांव के लोग किस तरह अपने बचाव के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं। और प्राइम टीवी की टीम की यही अपील है लोगों से कि घर में रहें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, स्वस्थ रहें, तभी भारत जीतेगा और कोरोना हारेगा। आगरा से और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।